हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीकॉम थर्ड ईयर में, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल्स और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। मतलब आपकी पूरी पढ़ाई आपकी शर्तों पर होगी। वो क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई से बेहतर पढ़ाई हम आपको इस ऑनलाइन नेटवर्क पर लाकर दे रहे हैं। आप अपने घर बैठे अपनी शर्तों पर जब दिल चाहे 24/7 आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है। हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल होगा। और अगर आप आय कमाने के शौकीन हैं, जो कि निश्चित ही होंगे, तो आप आयकर के दायरे में भी आ सकते हैं। तो अगर आपको आयकर की बेहतर जानकारी चाहिए तो आप दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़िए। तो प्यारे दोस्तों, अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। हमने आपके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी की शुरुआत की। ये वो लेसन है जो पूरे डिग्री लेवल पर बीकॉम, बीएससी, बीए किसी भी क्लास की आप बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा नंबर में पेपर में पूछा जाने वाला है ये लेसन। अप्रॉक्स 40 से 45 नंबर का ये हर वर्ष आता है। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो कुछ बात भी इसमें विशेष होगी। तो सबसे पहले वेतन को 2 लेसन में तोड़ दिया गया। एक वो जब हमारी नौकरी चल रही हो तब हमें जितना मिलता है उसे ड्यूरिंग सर्विस टाइम रिसीव्ड या सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियां कहते हैं। और एक वो जब हम रिटायर हो जाते हैं तो भी हमें कुछ मिलता है, तो उसे आफ्टर रिटायरमेंट कहते हैं। मतलब कितने? 2। तो प्यारे दोस्तों, सेवा काल में मिलने वाली प्राप्तियां या ड्यूरिंग सर्विस टाइम रिसीव्ड तो हम ऑलरेडी पहले से आपको बता चुके हैं। अब आपको जानना है सेवा काल समाप्त हो जाने के बाद मिलने वाली प्राप्तियां, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें भी हम आपको 2 पढ़ा चुके हैं, ग्रेच्युटी और पेंशन। आज अर्न लीव सैलरी की बारी। अर्नड लीव सैलरी, अर्जित अवकाश वेतन। अर्जित अवकाश वेतन, अर्जित अवकाश वेतन, अर्न लीव सैलरी। प्यारे दोस्तों, ये वो रूल हैं जो 10 नंबर में थ्योरी में लिखने को आते हैं, और अगर इनके न्यूमेरिकल आ गए तो एग्जैक्ट वही थ्योरी, या आप उसे प्रोफार्मा भी बोल सकते हैं, एग्जैक्ट वही थ्योरी मेंशन करके तब हमें उसी में अमाउंट फिल कर देना होगा, न्यूमेरिकल हो गया। मतलब सीधा और साफ है कि बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले जानिए अर्न लीव सैलरी कहते किसे हैं। ठीक, हम आपको कुछ बेहतर उदाहरण देंगे, कुछ बेहतर टॉपिक बताएंगे, तब आपको ये बेहतरी से समझ में आ जाएगा। आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति आर्मी में जॉब करता होगा, ज़रूर होगा। अगर आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति आर्मी में नौकरी करता है तो उसे 3 महीने की छुट्टी मिलती है। ठीक, वो साल भर में चाहे जब 3 महीने की छुट्टी ले ले, लेकिन वो जो 3 महीने की छुट्टी होती है, संस्था द्वारा उसको 2 महीने की छुट्टी मिलती है आधिकारिक। बाकी 15-15 दिन की वो व्यक्ति कैजुअल लीव ले सकता है, आकस्मिक अवकाश, कि अगर उसे कोई कार्य विशेष पड़े तो वो छुट्टी ले ले। वो एक व्यवस्था बनाई गई है, बाकी वो यूज़ तो सभी करते हैं, सबको आकस्मिक अवकाश पड़ जाता है। तो वो 15-15 दिन का छोड़िए, मानिए उनके लिए कितने दिन की छुट्टी मिलती है? 2 महीने की।
अब अगर उनको 2 महीने की छुट्टी मिलती है तो मतलब वो 2 महीने अपने घर पे रहेंगे, तो क्या उस 2 महीने का उनको वेतन नहीं मिलता? ज़रूर मिलता है। मतलब नौकरी 12 महीने की, ठीक, 12 महीने में से 10 महीने वो काम पे रहेंगे, 2 महीने वो काम पे नहीं रहेंगे। तो जिस 2 महीने वो काम पे नहीं रहेंगे उस 2 महीने भी उनको वेतन मिलता है, तो मतलब 12 महीने का वेतन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो वो छुट्टी नहीं लेते, मतलब 2 महीने की छुट्टी है उन्होंने नहीं ली। अब मान लो 2 व्यक्ति हो गए, एक हम और एक आप, ठीक है, बेहतर तरीके से समझना, बहुत प्यार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए, एक मैं और एक आप। अब मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और मैंने अपनी पूरे 2 महीने की छुट्टी ले ली और 12 महीने का वेतन उधर लिया। 10 महीने नौकरी की, 2 महीने छुट्टी पर रहा, वेतन लिया 12 महीने का। आपको भी 10 महीने की नौकरी है, 2 महीने छुट्टी मिली है, 12 महीने का वेतन। लेकिन उस 2 महीने में से आपने 1 महीने की छुट्टी नहीं ली, आप काम करते रह गए। तो अब मैंने 10 महीने काम किया, आपने काम किया 11 महीने। तो आप अपनी वो छुट्टी जो आपको मिल रही थी लेकिन आपने नहीं लिया, आपने अपनी वो छुट्टी अपने मालिक के यहाँ जमा कर देना है या बेच देना है। तो जब आप वो छुट्टी जमा कर देते हो तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, उसे अर्न लीव सैलरी कहा जाएगा। उसके लिए भी आपको वेतन मिलेगा। अब अगर उसके लिए भी, जैसे रेलवे के जितने कर्मचारी होते हैं सबको 13 महीने का वेतन मिलता है। ये कैसे? 12 महीने का तो वेतन मिलता है लेकिन वो उनको छुट्टी मिलती है और हर 7 दिन बाद 1 दिन का अवकाश मिलता है, रेस्ट कह लीजिए। तो वो 14 दिन ड्यूटी करते हैं, 2 दिन का रेस्ट मिलता है, ट्रेन पकड़ते हैं, फ्री की ट्रेन होती है, घर पहुंच जाते हैं। तो कंडीशन ये है कि वो अपनी छुट्टी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बेच देते हैं, तो उनको 13 महीने का वेतन मिल जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनी? अगर कोई कर्मचारी नौकरी में रहते हुए छुट्टी प्राप्त करे लेकिन उसने उस छुट्टी को लिया नहीं बल्कि वो छुट्टी में काम करता रह गया, तो उसके मालिक द्वारा उसको नकद पैसे दिए जाएंगे उस छुट्टी के लिए। मतलब वो छुट्टी जो उसने ली नहीं, उस छुट्टी में भी वो काम करता रह गया, तो उसके लिए उसके मालिक द्वारा उसको नकद पैसा दिया जाएगा। उसे ही अर्न लीव सैलरी कहते हैं। कंफर्म? डेफिनेशन क्लियर? फिर से जान लीजिए। अगर किसी कर्मचारी को कोई अवकाश प्राप्त हो, ठीक, लीव मिले, लेकिन उस एम्प्लॉय ने वो लीव नहीं लिया, उस लीव में भी ये वो काम करता रह गया। हो सकता है वो लेना नहीं चाहता था, या हो सकता था उसने ऐसी परिस्थिति बन गई कि ले ना पाया हो। जैसे मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति थे आर्मी में, जय बहादुर सिंह। उनको श्रीलंका भेजा गया जब शांति सेना भेजी गई थी भारत से। तो जब श्रीलंका भेजा गया, इधर उनकी बहन की शादी पड़ी, लेकिन वो छुट्टी पे आ नहीं पाए। आना था, आ नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये, उस साल उन्होंने छुट्टी नहीं ली। तो जब उस साल उन्होंने छुट्टी ही नहीं ली या उन्हें छुट्टी मिली ही नहीं, तो उसमें तो वो काम करते रह गए। जब उसमें काम करते रह गए तो उसका वेतन में जोड़कर उनको पैसा मिलेगा, उसे अर्न लीव सैलरी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी कि जब कभी कर्मचारी लीव पाए लेकिन वो लीव लेना, उस लीव में भी वो काम करता रह जाए। तो जब वो छुट्टी में भी काम करता रह गया तो उसके लिए उसके मालिक द्वारा उसको नकद दिया जाएगा, उसे अर्न लीव सैलरी कहते हैं। हाँ, इतना तो जान लिया कि छुट्टी मिली, छुट्टी नहीं लिया, उसके लिए पैसे मिले, वही अर्न लीव सैलरी है। टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट। अब हम इसकी कर योग्यता पर रखते हैं, ठीक है? कैसे? इधर देखिएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी को कोई अर्न लीव मिली, थोड़ा हम इसे मिटा देते हैं, जगह बना देते हैं। तो मान लीजिए किसी कर्मचारी को अर्न लीव मिली, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो लीव उसने नौकरी में रहते हुए, वो पैसे उसने नौकरी में रहते हुए ले लिया कि रिटायरमेंट के बाद लिया। ठीक, अर्न लीव सैलरी कब ले लिया? सेवा काल में नकदीकरण,
सेवा काल में अर्जित अवकाश का नकदीकरण। सेवा काल में अर्जित अवकाश का नकदीकरण। ठीक, इसे बोलते हैं लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस। ठीक, लीव इनकैश्ड ड्यूरिंग सर्विस। और यहाँ सेवा समाप्ति के बाद, सेवा समाप्ति के बाद, सेवा समाप्ति के बाद या सेवा अवकाश के बदले राशि लेना, अवकाश के बदले राशि लेना। अवकाश के बदले राशि लेना। ठीक है, अब यहां नियम क्या बना? तो मैंने ये कहा कर्मचारी को छुट्टी मिली, उसने छुट्टी नहीं लिया, उस छुट्टी में भी वो काम करता रह गया। तो भाई जितने रेलवे के कर्मचारी होते हैं वो अमूमन उसी वर्ष में 13 महीने का वेतन पा जाते हैं। तो जब उसी महीने वो 13 महीने का, उसी साल में 13 महीने का वेतन पा जाते हैं, तो वो उनकी नौकरी चल रही है, उसी समय उन्होंने क्या कर लिया? पैसे ले लिए। तो जो हमने छुट्टी जमा की तत्काल उसका हमने बेनिफिट ले लिया। मतलब अभी हम रिटायर नहीं हुए हैं, लेकिन हमने अपनी छुट्टी का पैसा अपने मालिक से ले लिया। तो उसे सेवा काल में अर्जित अवकाश का नकदीकरण कहते हैं। और ये पिछले पार्ट का आइटम है और ये पूरा पूरा टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। किसी भी प्रकार का कर्मचारी हो उसके लिए ये टैक्सेबल होगा। फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, पूरा पूरा टैक्सेबल होगा और सभी के लिए होगा। कंफर्म, पूरा पूरा टैक्सेबल होगा और सभी के लिए होगा। फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। यहां तक कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बता दीजिएगा। ठीक है, फिर से जान लीजिए, जब किसी एम्प्लॉय को कोई छुट्टी मिले, लीव मिले, अब कितनी लीव मिलती है ये तो हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग व्यवस्था है। मैंने रेलवे का उदाहरण दिया, 1 महीने की छुट्टी मिलती है। बाकी वो सीएल होता है कैजुअल लीव 15-15 दिन का, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम आर्मी की बात किए, 3 महीने की छुट्टी बताए जिसमें 15-15 महीने का 2 सीएल होता है कैजुअल लीव, बाकी 2 महीने की छुट्टी होती है। सीआरपीएफ के लिए 2 महीने की छुट्टी होती है जिसमें 15 दिन का कैजुअल लीव होता है, बाकी छुट्टी होती है। तो मतलब ये कि किसी में 1 महीने, किसी में 1.5 महीने, किसी में 2 महीने की छुट्टी बनती है, मान लिया। तो सबकी अपनी अपनी अलग एक व्यवस्था है हर एक डिपार्टमेंट की। तो मान लीजिए मालिक द्वारा कर्मचारी को कोई काम दिया गया, ठीक, उस काम के समय में उसने कुछ छुट्टी भी पाई और कर्मचारी ने छुट्टी नहीं ली। तो जब एम्प्लॉय ने छुट्टी नहीं ली तो उसके लिए उसके मालिक द्वारा उसको नकद पैसा दिया जाएगा, उसे अर्न लीव सैलरी कहते हैं। और अगर ये अर्न लीव एम्प्लॉय ने नौकरी में रहते हुए ही ले लिया, अर्न लीव सैलरी, ठीक है, तब वो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा और सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी, फुल्ली टैक्सेबल। चलिए मान लिया, अगर वो रिटायरमेंट के बाद लेते हैं तो यहाँ पे फिर कई नियम बन जाते हैं। मान लीजिए वो रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद उसने ये पैसा लिया, तब क्या होगा? ठीक है, तब यहाँ ये देखा जाएगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तब यहाँ देखा जाएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों में रूल क्या है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने लिया तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फिर फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक, फिर फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, पूरा पूरा कर मुक्त होगा। मतलब अगर वो सरकारी कर्मचारी है और नौकरी में रहते हुए ये पैसा ले लेता है तो टैक्सेबल, और अगर वो सरकारी कर्मचारी होता है, थोड़ा सब्र रखे, धैर्य रखे,
और इस पैसे को रिटायरमेंट के बाद ले तो तब फिर ये पूरा उसके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, करमुक्त हो जाएगा, उस पे इसे कर नहीं देना बनता। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी हैं कौन? अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर कोई कर्मचारी अवकाश ग्रहण के बाद, अब वो अवकाश ग्रहण कैसे भी हो सकता है, कैसे भी मतलब हो सकता है उन्होंने अपनी नौकरी पूरी कर ली हो सकता है वो सेवा से पहले, हो सकता है वो सेवा से पहले ही रिजाइन दे के जा रहा हो, या हो सकता है उसकी उम्र समाप्त हो गई हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, तो उसके परिवार के सदस्यों को भी मिलता है। ध्यान रहे, अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसके परिवार के सदस्यों को उसकी छुट्टी का पैसा दिया जाता है तो वह भी एग्जेम्प्ट होता है। हालांकि इस लेसन में आता नहीं है, ठीक है, लेकिन होता एग्जेम्प्ट है। कंफर्म? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? अगर किसी कर्मचारी के, ध्यान देना, कोई भी कर्मचारी हो, यहाँ वो स्पेशलिटी नहीं दी गई कि गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, अगर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को उसकी छुट्टी का पैसा दिया जाता है तो ये पूरा करमुक्त होगा, बशर्ते वेतन पाठ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरी बात अब क्या बनी, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने ये कहा एक एक चीज हम तोड़ के आपको बताना चाहते हैं। अभी तक सही मैंने आपको 3 लाइन पढ़ाया, ठीक, लेकिन जानते रहिए वो भूमिका जरूरी है कि जब कभी कर्मचारी नौकरी में रहते हुए छुट्टी पाए लेकिन उसने छुट्टी लिया नहीं, काम करता रह गया, ठीक है, तो उस छुट्टी को वो अपनी संस्था में ही जमा कर देता है और उसके बदले में उसको नकद राशि मिलती है। ये पैसे उसके लिए एग्जेम्प्ट भी हैं, टैक्सेबल भी हैं, उसे हमें पढ़ना है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण। अब इसमें 2 नियम हैं, क्या वो रिटायरमेंट के बाद पैसे लेगा या रिटायरमेंट के पहले लेगा। अगर उसकी नौकरी चल रही है तभी वो पैसा ले लेता है तो उसे लीव इनकैश्ड ड्यूरिंग सर्विस कहते हैं। अर्जित अवकाश का नकदीकरण या सेवा काल में अर्जित अवकाश का नकदीकरण, कि नौकरी चल रही है तभी उस पैसे को ले लिया, और ये फुल्ली टैक्सेबल होगा फॉर ऑल एम्प्लॉय, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट, पूरा टैक्सेबल। अगर रिटायरमेंट के बाद लिया तो अब रिटायरमेंट हो सकता है आप अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, जैसे 60 साल, बिहार में 58 साल, तो हर जगह का अलग अलग पॉलिसीज़ है। तो अगर आपने अपनी उम्र पूरी कर ली तब आप रिटायर कर दिए जाओगे। आर्मी में 15 साल की जॉब होती है, 15 साल पूरे हो गए तब आप रिटायर हो जाओगे, या हो सकता है आप समय से पहले ही रिजाइन दे के निकल लो। तो ये चीज़ें क्या है, आपको रिटायरमेंट मिला, कैसा मिला ये मायने नहीं रखता। अगर आपने रिटायरमेंट के बाद ये पैसे पाए और आप सरकारी कर्मचारी हो तो करमुक्त, और अगर कर्मचारी की मृत्यु हो गई उसके बाद उसके परिवार के सदस्यों, उसकी विधवा या बच्चों को ये पैसे दिए गए तो तब तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, आप चाहे जैसे कर्मचारी हों। अब मान लीजिए अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पाता है तो निम्न में से जो कम हो, ठीक है, निम्नलिखित में से जो कम होगा, निम्नलिखित में जो सबसे कम हो, निम्नलिखित में जो सबसे कम हो वही करमुक्त होगा, वही करमुक्त होगा। तो अब हमें वो पूरा चार्ट बताना होगा। निम्नलिखित में से जो सबसे कम हो वही करमुक्त होगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। निम्नलिखित में से जो सबसे कम हो वही करमुक्त होगा। चलिए इतना हमने जान लिया। लेकिन यहाँ सरकारी में कौन कौन से, सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आते हैं। चलिए इतना हमने मान लिया। आइए अब हम एक तरफ से एक एक चीज के साथ चलते हैं। तो भाई हमारे पास थोड़ी जगह कम पड़ रही है, हम मिटाते हैं, लेकिन आप इसके नीचे ये चार्ट बनाइएगा, ठीक है। इसके नीचे हम आपके लिए एक थोड़ी सी भूमिका भी बना देंगे, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। कैसे देखिएगा,
यहाँ पे हमने अभी बताया अर्न लीव सैलरी, अर्न लीव सैलरी, अर्न लीव सैलरी। सबसे पहले जैसे ही आपको छुट्टी मिली लेकिन आपने छुट्टी नहीं लिया, छुट्टी में भी आप काम करते रह गए, तो उस छुट्टी का आपको नकद पैसा मिलेगा, मतलब आपने अपनी छुट्टी जमा कर दी। जब आपको आपकी छुट्टी का नकद पैसा मिलेगा तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो सेवा काल में ले लिया या सेवा समाप्ति के बाद ले लिया। अगर वो सेवा काल में नकदीकरण, सेवा काल में अर्जित अवकाश का नकदीकरण, सेवा काल में अर्जित अवकाश का नकदीकरण, तो अगर सेवा काल में अर्जित अवकाश का नकदीकरण है तो तब ये फुल्ली टैक्सेबल है, पूरा पूरा कर योग्य और सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, फॉर ऑल एम्प्लॉय, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए पूरा टैक्सेबल। चलिए मान लिया। अगर आफ्टर रिटायरमेंट लिया तो आफ्टर रिटायरमेंट, सेवा समाप्त होने के बाद लिया तो आफ्टर रिटायरमेंट इन कैस्ट, सेवा समाप्त होने के बाद नकदीकरण कराया तो क्या होगा? तब यहाँ दो बातें बनती हैं। कौन सी? किस कर्मचारी ने लिया, क्या वो सरकारी कर्मचारी है? सरकारी कर्मचारी। अब सरकारी कर्मचारी में यहाँ सिर्फ दो आते हैं। कौन कौन? वो केंद्र सरकार का कर्मचारी हो सकता है या राज्य सरकार का हो सकता है, तीसरा नहीं। ठीक है ना? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सिर्फ दो। स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इनके लिए ये पूर्णतः करमुक्त होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, वो चाहे जब लें, चाहे नौकरी छोड़ के आए हो, चाहे नौकरी पूरी करके आए हो, अगर उनकी छुट्टी जमा है, उस छुट्टी का उनको पैसे मिलते हैं तो वो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट। गैर सरकारी कर्मचारी, इसमें स्थानीय सत्ता के भी कर्मचारी आ जाते हैं। ठीक है, गैर सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी को मिला तो निम्नलिखित में जो सबसे कम हो, निम्न में जो सबसे कम हो करमुक्त होगा, जो सबसे कम हो करमुक्त होगा। अब हमें इनके लिए चार्ट बनाना होगा। ठीक, तो पूरा नियम आपने जान लिया क्या? आइए जानते हैं। ठीक है, एक तरफ से हम आपके लिए बताते हैं पूरा चार्ट। इतना तक तो आप जान चुके हैं। अवकाश ग्रहण, ये इसका चार्ट है भाई, थोड़ा लंबा बनेगा इसलिए हम यहाँ से बना रहे हैं। अवकाश ग्रहण, अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व, सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व से अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व 10 माह के औसत वेतन के आधार पर, 10 माह के औसत वेतन के आधार पर, औसत वेतन के आधार पर अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 10 माह का वेतन, 10 माह का वेतन। ठीक है, अभी आपको इसकी सारी पेचीदगियां समझाते हैं। अथवा सेवा काल में ना लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए, सेवा काल में ना लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए, अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए, की मान्य अवधि के लिए औसत वेतन के आधार पर गणित राशि, औसत वेतन के आधार पर गणित राशि, गणित मतलब कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड अमाउंट, अथवा, अथवा, ठीक है, अथवा
वास्तव में प्राप्त राशि, एक्चुअल अमाउंट जितना मिला हो वो, ठीक है ना। वास्तव में प्राप्त राशि, चलिए मान लिया, अथवा अधिकतम 3 लाख, ठीक है ना, अधिकतम 3 लाख, अधिकतम 3 लाख। चलिए इतना तो हमने जान लिया। which ever is less, which ever is less, तीनों में जो सबसे, चारों में जो सबसे कम हो वही उतना एग्जेम्प्ट होगा। अब यहाँ औसत वेतन लिखा है और ये भी कहा है कि एवरेज सैलरी कितने की होगी। एवरेज सैलरी अंतिम 10 माह के वेतन का औसत होगा। अंतिम 10 माह के वेतन का औसत होगा। अब अगर अंतिम 10 माह के वेतन का औसत होगा तो अंतिम 10 माह के वेतन में क्या क्या लिया जाएगा, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ सैलरी। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में यहाँ 4 चीज़ें आती हैं। क्या क्या? मूल वेतन, महंगाई भत्ता तब जब सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो, नहीं तो नहीं आएगा, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डियरनेस पे, महंगाई वेतन हमेशा आता है। और कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर प्राप्त निश्चित दर से कमीशन। पहले हम अंतिम 10 महीने का ये टोटल निकालेंगे। जब ये टोटल निकल के आएगा डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, एवरेज सैलरी आ जाएगी। वो एवरेज सैलरी यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इतना तो नियम है इसका, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का। तो आप एक काम करिए, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको गहराई से समझाते हैं। तो मान लीजिए किसी, सबसे बड़ा नियम इसी का है, मान लीजिए किसी कर्मचारी को छुट्टी मिले और वो छुट्टी ना ले, उस छुट्टी में भी काम करता रह जाए, तो उसे उस छुट्टी का पैसा दिया जाएगा। मतलब उसकी वो छुट्टी जमा हो जाती है। जब उसकी वो छुट्टी जमा हो गई, उसे उस छुट्टी का पैसा दिया गया, उसे ही अर्न लीव सैलरी कहते हैं। वो नौकरी में रहते हुए भी इसका पैसा ले सकता है। अगर नौकरी में रहते हुए इसका पैसा ले लिया तो फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, और अगर रिटायरमेंट के बाद लिया तो 2 नियम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने लिया तो एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने लिया तो विच एवर इज लेस एग्जेम्प्ट। क्या क्या? अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व, जिस दिन वो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उस दिन के ठीक पीछे 10 महीने के वेतन का पहले हम औसत निकालेंगे, ठीक है। क्या? जिस दिन कर्मचारी रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के ठीक पीछे 10 महीने के वेतन का हम औसत निकालेंगे। जब 10 महीने के वेतन का औसत निकल जाएगा, उस औसत वेतन से पूरे 10 महीने का वेतन इनके लिए दिया जाएगा। मतलब नियम ये कहता है कि एक कर्मचारी के लिए अधिकतम कितने महीने की छुट्टी? 10 महीने की। उस अधिकतम 10 महीने की छुट्टी वो जमा कर सकता है। तो अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व 10 माह के औसत वेतन के आधार पर अधिक से अधिक 10 माह का वेतन, तब कर मुक्ति हमने जमा वो करे, कर मुक्ति नहीं पाएगा। अधिकतम कितने महीने के वेतन के कर मुक्ति पा सकता है? 10 महीने के वेतन की कर मुक्ति पा सकता है। चलिए मान लिया, फिर से जान लीजिए। अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व, जिस दिन वो कर्मचारी रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के ठीक पीछे 10 महीने उसका वेतन कितना था, फिर उससे उसका औसत वेतन निकलेगा। और जब औसत वेतन आ जाएगा तो उस औसत वेतन के आधार पर अधिक से अधिक 10 माह का वेतन, अथवा सेवा काल में ना लिया गया अर्जित अवकाश। अब यहाँ हम आपको कुछ बताते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मान्य अवधि क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ मान्य अवधि लिखा है ना, 1 साल की नौकरी के लिए 1 महीने। अब जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई आर्मी मैन है, ठीक है, मान लीजिए कोई आर्मी वाला व्यक्ति है और उसको 2 महीने की छुट्टी मिलती है और उसने 15 साल नौकरी की। 15 साल की नौकरी में उसको हर साल 2 महीने की छुट्टी मिलती है। मतलब वो कितने महीने की छुट्टी पाता है? 30 महीने की छुट्टी पाता है। कंफर्म? 30 महीने की छुट्टी पाता है। लेकिन उसने अपने 10 साल की छुट्टी जमा कर दी।
तो 10 साल की छुट्टी जमा कर दी, मतलब वो कहेगा कि हमने कितने महीने की छुट्टी जमा कर दी, 20 महीने की छुट्टी जमा कर दी। ठीक। और उसने 5 साल मतलब कितने महीने की छुट्टी ली है, 10 माह की छुट्टी बिताई है, 10 माह की छुट्टी बिताई है। तो डिपार्टमेंट ये कहेगा कि हमें 20 महीने की छुट्टी की कर मुक्ति चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने 20 महीने की छुट्टी जमा की है। हालांकि सरकारी कर्मचारी तो ये पूरा कर मुक्त होता है। मान लीजिए, एक तर्क दे रहे हैं, तो आप ऐसे भी समझ लीजिए, आप नाम बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी संस्था में उस कर्मचारी को 2 महीने की छुट्टी मिलती है, और उसने कितने महीने की 2 महीने की छुट्टी मिलती है, 15 साल उसने नौकरी किया, तो 2 महीने की छुट्टी मतलब पूरे जीवन में उसको कितने महीने की छुट्टी मिलेगी, 30 महीने की छुट्टी मिलेगी। और अपनी नौकरी में उसने 5 साल छुट्टी तो लिया, बाकी आगे 10 साल उसने कोई छुट्टी ही नहीं लिया है, तो उस 10 साल के लिए वो पूरा पैसा मांगेगा 20 महीने का। लेकिन मालिक ये कहेंगे, भैया हम आपको 1 साल की नौकरी के, इनकम टैक्स से कहेगा 1 साल की नौकरी पे 1 महीने की छुट्टी। अब आप अपने जीवन में कितने महीने की छुट्टी ले चुके हो, 10 माह की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी केवल शेष छुट्टी कितने माह की मानेगा, 5 माह की। अब पूरे जीवन काल में वो ले लिया था कि 1 ही साल में ले लिया था, उससे इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स ये कहेगा कि आपको 1 साल की नौकरी के पीछे कितने महीने की छुट्टी दी जाएगी, 1 महीने की छुट्टी। अगर आपकी 25 साल की नौकरी हुई है तो पूरे जीवन में आप 25 महीने की छुट्टी ले सकते हो। अगर पूरे जीवन में आपने 25 महीने से कम छुट्टी लिया है, तब हम आपको उसका पैसे की कर मुक्ति देंगे, नहीं तो नहीं। कंफर्म। तो मान्य अवधि क्या है, 1 साल की नौकरी के लिए 1 माह की मान्य अवधि होती है। अभी एक एग्जाम्पल में आप आसानी से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको 10 साल नौकरी हुई तो 10 महीने की छुट्टी बनेगी। अगर आपने उससे ज़्यादा छुट्टी ले ली है तो फिर आपके लिए कोई कर मुक्ति नहीं, और अगर आपने उससे कम छुट्टी ली है तो आप कर मुक्ति के दायरे में आएंगे। ठीक। तो 1 साल की नौकरी के लिए मान्य अवधि कितना है, 1 महीना। तो सेवा काल में ना लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए, मतलब जैसे अभी आप कह रहे थे कि हमें 20 महीने की छुट्टी पर चाहिए, मैंने यहाँ तर्क कह दिया कि मान लीजिए आपने 10 साल की नौकरी की, 10 साल की नौकरी पे आपको 2 महीने का वेतन मिलता है आपके डिपार्टमेंट द्वारा, 20 महीने का वेतन बना, और आपने अभी तक केवल अपने जीवन में 6 महीने की छुट्टी ली है, तो आप कितने महीने की छुट्टी मांग रहे हो, 14 महीने की। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा 6 महीने की छुट्टी ले चुके हो ना, आपके 10 साल की नौकरी पे 10 महीने की छुट्टी बनती, 6 महीने की ले चुके हो, बैलेंस 4 महीना, 4 महीने का पैसा। ठीक है। तो सेवा काल में ना लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि, मान्य अवधि क्या है, 1 साल की नौकरी के लिए 1 महीना। उसी के आधार पर जितने महीने की आपने छुट्टी ना ली हो उसके लिए औसत वेतन के आधार पर गणित राशि। सीधा कॉन्सेप्ट आप ये बनाना कि जितने साल की नौकरी उतने महीने की छुट्टी, ज़्यादा तर्क के चक्कर में मत पड़ना। जितने साल की नौकरी उतने महीने की छुट्टी, उतने महीने में से आपने अपने जीवन में जितने महीने कम छुट्टी ली हो उतने महीने के लिए औसत वेतन के आधार पर गणित राशि, वास्तव में प्राप्त राशि, और अधिकतम 3 लाख। लेकिन अब यहाँ औसत वेतन कितना होगा, रिटायरमेंट के ठीक पीछे 10 महीने के वेतन का औसत लिया जाएगा। और औसत में क्या क्या लिया जाएगा, मूल वेतन, महंगाई भत्ता उतना जितना सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो, महंगाई वेतन और बिक्री पर प्राप्त निश्चित दर से कमीशन, यही 4 चीज़ें जोड़ देंगे तो मूल वेतन आ जाएगा, और उस वेतन का औसत वेतन निकाल लेंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी को 1 से अधिक नियोक्ता से अवकाश वेतन मिलता है, तो अगर किसी कर्मचारी को पहले ही अवकाश वेतन मिल चुका है और उसकी वो करमुक्ति पा चुका है, तब जितना यहाँ अधिकतम सीमा है दोबारा अगर फिर से उसे मिलता है तो दोबारा इसको इसमें से क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, अधिकतम सीमा कम कर दी जाएगी। इतना याद रखिएगा। जैसे वो पहले 1 लाख की छूट पा चुका है तो अब उसके लिए अधिकतम सीमा केवल कितनी कही जाएगी, 2 लाख, मतलब वो 3 लाख से ज़्यादा की छूट नहीं पाएगा। तो इतने ही नियम हैं, आपको ये एग्जैक्ट याद हो गए होंगे। अब आइए हम एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके लिए बेहतर होगा।
ठीक है, बेहतर क्वेश्चन होगा। कैसा? चलिए, ये फॉर्मेट आपके लिए बना हुआ है, हम इसी फॉर्मेट पे रह के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं श्री ओम प्रकाश एक कंपनी के कर्मचारी थे। उसने 25 वर्ष वहां सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व की 1 नवंबर 2019 से सेवानिवृत्ति ले ली। 1 नवंबर 2019 को रिटायर हो गए, तो हमारे गत वर्ष में रिटायर हुए। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं 1 अगस्त 2018 से उनका वेतनमान 18,900 और 24,300 रुपये हो गया था। कब से? 1 अगस्त 2018 से उनका वेतनमान 18,900 और 24,300 हो गया था। देखिए इधर वेतनमान, हम इधर मिटा देते हैं भाई, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, हमने केवल फॉर्मेट की बात की थी, तो फॉर्मेट रखा हुआ है, इसी फॉर्मेट रख के हम सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए एनकैशमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो पहले वेतनमान देखते हैं कितना है। ठीक है, वेतनमान, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेते हैं। श्री ओम प्रकाश एक कंपनी में कर्मचारी थे। उन्होंने वहाँ 25 वर्ष सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व ही 1 नवंबर 2019 को सेवा से निवृत्ति ले ली। 1 अगस्त 2018 से उनका वेतनमान 18,900 और 24,300 रुपये हो गया था तथा उन्हें 1,800 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था, जो निवृत्त लाभों की गणना हेतु वेतन माना जाता है। मतलब ये सेवा की शर्तों के अंतर्गत है। और निवृत्ति के समय उनका 7 माह का अवकाश अर्जित था, मतलब इन्होंने 7 महीने की छुट्टी नहीं ली थी। और किसके आधार पर? जो सेवानिवृत्ति के समय 7 माह का अवकाश अर्जित था 30 दिन प्रतिवर्ष के आधार पर, जो मान्य था। 30 दिन के आधार पर उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी, जो मान्य था। अतः उन्हें 1,32,300 रुपये वेतन तथा 12,600 रुपये महंगाई भत्ता भुगतान हुआ। कर निर्धारण व 2020-21 के लिए अर्जित अवकाश के नकद भुगतान के संबंध में करमुक्त राशि की गणना कीजिए। और 1 जनवरी 2020 को वे कंपनी में 22,500 पर फिर से सेवारत हो गए। तो जब फिर से सेवारत हो गए तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। चलिए, इतना तो हमने देख लिया। हमें निकालना है अर्जित अवकाश का नकदीकरण। तो सबसे पहले ये देखिए कि मिस्टर ओम प्रकाश रिटायर कब हुए? 1 नवंबर 2019 को रिटायर हुए 1 नवंबर 2019 को। तो इसके पीछे के 10 महीने, तो पहले उनका ग्रेडिंग पे दिया गया है। ग्रेड पे कैसा दिया गया है? 18,900, 24,300 उनको वेतन दिया गया था। ठीक है, 24,300, 18,900 और 24,300 रुपये उनको ग्रेड पे दिया गया था। वो भी कब से? 1 अगस्त 2018 से उनको ग्रेड पे मिलती थी। ठीक, अब आइए वेतनमान से उनका वेतन पहले निकाल लेते हैं कि रिटायरमेंट के पीछे 10 महीने में उनका वेतन कितना था। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? फिर से ध्यान दे लीजिएगा। कोई मिस्टर ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति है। ओम प्रकाश को 1 नवंबर 2019 में रिटायरमेंट मिली। ठीक है, 1 नवंबर 2019 को रिटायर हो गए, मतलब हमारे गत वर्ष में वो रिटायर हो गए। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और उनका ये वेतनमान दिया गया है। तब ये तो पिछले पाठ का नियम है। वेतनमान का मतलब क्या होता है कि जिस दिन वो नौकरी पे लगे इतना वेतन, 1 साल नौकरी पे पूरा कर लेंगे इतना बढ़ जाएगा, फिर 1 साल पूरा कर लेंगे इतना बढ़ जाएगा, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक इतना ना हो जाए। और ये कब वेतनमान दिया गया? 1 अगस्त 2018 को। तो आइए, 1 अगस्त 2018 को उनका वेतन कितना होगा? 18,000। 1 अगस्त 2018 को उनका वेतन होगा 18,000। ठीक, 1 अगस्त 2019 को उनका वेतन कितना होगा? 18,900। 1 अगस्त 2020 को उनका वेतन कितना होगा अगर वो नौकरी जारी रखते हैं? तो 18,900 में फिर 900 जोड़ देते हैं, 19,800। लेकिन उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। कब ले लिया? 1/11/2019 को ही ले लिया, तो इधर तो पहुँचे ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन अब ये देखा जाएगा कि रिटायरमेंट के पहले उनका वेतन कितना था और किस किस महीने में था। कब रिटायर हुआ है? 1 नवंबर 2019 को, मतलब इसके बाद अगले 12 महीने उनको वेतन कितना मिलेगा? 18,1900। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 नवंबर को तो रिटायरमेंट ले लिया, तो 1 अगस्त 2019 से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस 3 महीने उनको वेतन कितना मिलेगा? 18,900। हमें रिटायरमेंट के ठीक पीछे के 10 महीने चाहिए। तो रिटायरमेंट हुआ है 1 नवंबर को। रिटायरमेंट कब हुआ है? 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर तक उनको वेतन कितना मिला होगा? 18,900, पीछे के 3 महीने। और पीछे के 7 महीने किधर मिलेंगे? इधर मिलेंगे 18,000 के हिसाब से। ठीक है, तो उनको टोटल वेतन कितना मिलेगा? जोड़ लेते हैं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत हो तो देख लीजिएगा, फिर से जान लीजिएगा। हमने ये कहा है कि जिस दिन कर्मचारी रिटायर हो, रिटायरमेंट के ठीक पीछे के 10 महीने का कुल वेतन, फिर उसी के आधार पर हम औसत वेतन निकालेंगे। तो मिस्टर ओम प्रकाश रिटायर हुए कब? 1 नवंबर 2019 को। उनका वेतनमान दिया गया है 18,900, 24,300, और ये दिया कब से गया है? 1 अगस्त 2018 से। तो 1 अगस्त 2018 को वेतन 18,000, 1 अगस्त 2019 को 18,900, 1 अगस्त 2020 को 19,800। अब ये वेतनमान है। अब अगर ये वेतनमान है तो रिटायर हुए कब? 1 नवंबर को। इधर बढ़ा वेतन 900 रुपये, 3 महीने नौकरी की और रिटायर हो लिए। तो बढ़े वेतन के बाद कितने महीने नौकरी हुई? 3 महीने। कैसे? अगस्त में बढ़ा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने बढ़ा रिटायरमेंट। तो पीछे के 7 महीने लेकर तभी तो हमारे 10 महीने पूरे होंगे। तो 3 महीने इधर, 7 महीने इधर, हमें टोटल 10 महीने का वेतन चाहिए। तो जब टोटल 10 महीने का वेतन चाहिए तो 18,000 गुणे 7 मतलब 1,26,000। 18,900 गुणे 3 मतलब यहाँ पे 56,700। ये दोनों वेतन ही है। 10 महीने का वेतन 56,700। क्या महंगाई भत्ता दिया गया है? हाँ जी, दिया गया है। कितने रुपए? उसे रिटायरमेंट के समय 1,800 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था, जो सेवा की शर्तों के अंतर्गत था। तो 1 महीने में 1,800 मिलता था, 10 महीने में 18,000 रहा होगा। सेवा की शर्तों के अंतर्गत था, इसलिए जोड़ दिया। क्वेश्चन में महंगाई वेतन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में बिक्री पर कमीशन नहीं दिया गया है। तीनों जोड़ के कितना आ गया? 2,07,000। अब ये 2,07,000 रुपये आ गए। ठीक, जब 2,07,000 रुपये आ गए तो एवरेज सैलरी कितनी आएगी? ये पूरे 10 महीने का वेतन है। हमें 10 महीने का औसत वेतन चाहिए। तो 10 महीने का औसत वेतन तो 2,07,000 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 20,070 रुपये औसत वेतन आया। अब यहाँ नियम क्या है? सेवा काल में ना लिए गए, पहले यहाँ अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व 10 माह के औसत वेतन के आधार पर अधिक से अधिक 10 माह का वेतन। तो 1 महीने का आपको औसत वेतन दिया गया है 20,070। 10 महीने का वेतन मतलब 2,07,000। यहाँ 20,070 औसत वेतन के आधार पर। पहले देखते हैं अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए, मतलब सेवा काल में ना लिया गया अर्जित अवकाश। अब देखें इनको ओम प्रकाश जी को छुट्टी कितनी मिली थी? 25 साल की नौकरी की है। 25 साल की नौकरी के लिए 25 महीने की छुट्टी बनेगी 1 महीने के आधार पर। और इन्होंने अपने जीवन में 7 महीने की छुट्टी अब तक नहीं ली है। 7 माह का अवकाश अर्जित था और ये 30 दिन के ही आधार पर था। मतलब इनकी संस्था भी इनको 1 साल की नौकरी के लिए 1 महीने की छुट्टी देती है। 7 साल इन्होंने छुट्टी ही नहीं ली, 7 महीने छुट्टी जमा कर दिया। तो उस 7 महीने की छुट्टी का पैसा इनके पास जमा, इसलिए हम कोई अलग नियम बना ही नहीं, क्योंकि संस्था इनको जितनी छुट्टी दे रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उतनी ही छुट्टी मान्य करता है 1 महीने की। तो 25 साल की नौकरी मतलब इन्होंने अपने जीवन में 7 महीने की छुट्टी नहीं ली, मतलब 18 महीने की इन्होंने छुट्टी ली है। तो जब 18 महीने की इन्होंने छुट्टी ले ली है तो वो 18 महीने की छुट्टी इनके लिए क्या कर दिया जाएगा? समाप्त हो गई। ठीक है, 18 महीने की छुट्टी इनके लिए समाप्त, केवल 7 महीने का इनको पैसा दे दिया जाएगा। कितने रुपए? 1,40,490।
वास्तव में प्राप्त राशि, इनको कितने पैसे दिए गए। देखिए अर्जित अवकाश का पैसा कितना मिला। उन्हें 1,32,300 रुपये वेतन, 1,32,300 रुपये वेतन और 12,600 रुपये महंगाई भत्ता, मतलब तीनों मिला के कितने रुपए दिए गए, 1,44,900 रुपये दिए गए। ठीक है, दोनों मिला के कितने रुपए दिए गए, 1,44,900। अभी तक आप पढ़ते थे कि इकट्ठे दिया जाता था, यहाँ वेतन अलग महंगाई भत्ता अलग दिखा रहे हैं, लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद मिला है, उस वेतन के लिए मिला है जो उन्होंने जमा किया, या उस छुट्टी के लिए मिला है जो उन्होंने जमा किया, ऐसा आप बोलिए। तो छुट्टी के लिए कितना जमा किया था 7 महीने की, वो 1,40,490, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कितना वास्तव में प्राप्त राशि 1,44,900। अधिकतम कितने में छूट मिल सकती है, 3 लाख, और यहाँ पर कभी वो जीवन अपने पीछे छूट नहीं पाए थे। तो तीनों में कम कौन सा होगा, 1,44,900, 1,40,490, 2,07,000 और 3 लाख। तो यहाँ तीनों में कम क्या है, 1,40,490, यही करमुक्त है, इसी की छूट मिल जाएगी। कंफर्म। तो पूरा नियम आपने जान लिया। अब आप इस रूल को पहले याद कर लीजिएगा, तब आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आगे इसके कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, हम वो भी समझा देंगे, बता देंगे, लेकिन अगली क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। और आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाएंगे, PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। और हाँ, नए जुड़े हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए।